नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर मंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है कि कौन से पद से इस्तीफा देंगे बृजमोहन अग्रवाल। लगातार ये सवाल बरकरार है और इसी सवाल पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि मंत्री तो मैं 6 महीने तक रह सकता हूं, मुख्यमंत्री जब कहेंगे तब मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा कौन से पद से देना है ये तो पार्टी निर्देश के बाद ही समझ आएगा। तो बड़ी जानकारी, बड़ा बयान, अटकलों का बाजार भी गर्म था। सवाल था कि आखिर मंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल कौन से पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो विधायक भी चुने गए, विधानसभा चुनाव भी जीते और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार ये सवाल बरकरार था और इसी सवाल पर बृजमोहन अग्रवाल ने अपना स्टैंड रख दिया। उन्होंने कहा है कि मंत्री तो मैं 6 महीने तक रह सकता हूं और जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहेंगे तब मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। वहीं इस्तीफा कौन से पद से देना है ये भी उन्होंने कहा है कि ये तो पार्टी के निर्देश के बाद ही स्थिति समझ में आएगी कि आखिर कौन से पद से मुझे इस्तीफा देना है। ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ, मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ, मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र, हमने लगातार इस सवाल पर यह संशय बरकरार था कि आखिर बृजमोहन अग्रवाल कौन से पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन एक संकेत बृजमोहन अग्रवाल द्वारा दिया गया है। क्या संकेत माने इसको? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जो है मोदी कैबिनेट में मंत्री की दौड़ में शामिल थे, सबसे ताकतवर नेता हैं छत्तीसगढ़ के, सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं। उस लिहाज से माना जा रहा था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। अब केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनने के बाद जब वो राज्य में मंत्री हैं, उनका ये बयान उस समय आया है जब लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि 1-2 दिन में वो विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे और लोकसभा में सांसद की भूमिका में रहेंगे। कुल मिलाकर ये है कि एक पेच फंसता नज़र आ रहा है। एक तरह से उनकी नाराज़गी के रूप में भी इस बयान को देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जब कहेंगे तब इस्तीफा दे देंगे। उनकी जो स्टैंड है वो धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल क्या केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज़ हैं। इन सब चीज़ों को लेकर अब आने वाले समय में पॉलिटिक्स क्या होती है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो देखिए, जैसा कि आपने भी कहा, मृगेंद्र की एक नाराजगी भी उनकी देखने को मिल रही है और लगातार हम इंतजार कर रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल का क्या कुछ स्टैंड होगा, क्या कुछ बयान सामने आएगा। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि मंत्री तो मैं 6 महीने तक रह सकता हूं और मुख्यमंत्री जब कहेंगे तभी इस्तीफा दूंगा। और एक बात और उन्होंने महत्वपूर्ण कही है कि इस्तीफा कौन से पद से देना है ये तो पार्टी के निर्देश के बाद में ही समझ में आएगा। यानी बृजमोहन अग्रवाल इंतजार कर रहे हैं अभी पार्टी के निर्देश का। कुल मिलाकर यही है कि बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा शायद तक नहीं जाना चाहते। उनके करीबी लोग भी ये कह रहे हैं दबी जुबान में कि बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया है, इस लिहाज से वो छत्तीसगढ़ में ही रहे, यहाँ मंत्री की भूमिका में है। हालांकि आपको बता दें, पार्लियामेंट में लोकसभा के चुनाव में भाजपा की सीटें जो है स्पष्ट बहुमत की नहीं आई हैं। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा से इस्तीफा दें, इसकी गुंजाइश काफ़ी कम है। कुल मिलाकर उन्हें छत्तीसगढ़ से ही मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं वो बता रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मृगेंद्र आपका। तो आप सुन रहे थे कि जैसा कि मृगेंद्र पांडे ने भी जानकारी दी कि बृजमोहन अग्रवाल के जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनका कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री नहीं बनाया गया केंद्र में, तो उनको प्रदेश में ही अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो अभी भी ये संशय बरकरार है कि बृजमोहन अग्रवाल सांसद पद से इस्तीफा देंगे या फिर मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। जो भी आगे की जानकारी होगी विस्तार न्यूज वो भी आपको विस्तार से बताएगा। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है देश के दिल में। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे। और देखिए, बुलेटिन की जो शुरुआत है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात दे दी है। क्या है वो सौगात, सब कुछ देखिए इस खास रिपोर्ट में, फिर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे।
मध्य प्रदेश को मोहन सरकार ने एक नई उड़ान दी है। अब प्रदेशवासियों को हवाई सफर करना और भी आसान होगा, क्योंकि मोहन सरकार ने एमपी में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू की है। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर के साथ ही धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और महापौर मालती राय मौजूद रही, जहां पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा नाम से अंतर्राज्यीय हवाई सेवा का शुभारंभ हुआ। हमारे लगभग 6 माह पूरे हुए सरकार के माध्यम से, तो मैं ये 6 माह के आधार पर कह सकता हूँ कि हमने अपने विकास के मामले में जो उड़ान का कल्पना की है, उसी की इस सिलसिले में जब मैं गया सिंगरौली, तो सिंगरौली के लोगों ने कहा हमको और कुछ नहीं चाहिए, तो हमको ये बड़ी दिक्कत है भोपाल आने की, कैसे भी करके आप तो ये हवाई पट्टी हमारे उनका छोटा एयरपोर्ट जैसा भी आजकल विमानतल बन गया है, तो वो कह रही है बनाने से क्या फायदा है, इसमें कोई हमारी सुविधा तो जुड़ेगी। हमने कहा बिल्कुल जोड़ेंगे, और इसीलिए मैंने वादा किया था कि अगले महीने अर्थात इसी महीने में जैसे आचार संहिता हटेगी, हम तुरंत सिंगरौली की कनेक्टिविटी देंगे, रीवा की कनेक्टिविटी देंगे। एयर टैक्सी भोपाल से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद एयर टैक्सी जबलपुर से रीवा पहुंची, जहां रीवा के लोगों के लिए भी ऐतिहासिक दिन रहा। लोगों की लंबे समय से चल रही मांग पूरी हो गई। रीवा में ये भी पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ हुआ, जिसके चलते भोपाल से जबलपुर होकर रीवा और सिंगरौली जाने वाली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर प्लेन रवाना किया, जिसकी सेवा का पहला आनंद सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने लिया और कहा कि ये विंध्य के लिए बड़ी सौगात है। भोपाल से जबलपुर रीवा होते हुए सिंगरौली तक की पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा लोगों को बहुत बड़ी सुविधा देने का काम करेगा। हम देख रहे हैं कि भोपाल से आने वाले लोग भी फुल थे। अभी ये 6 सीटर ही प्लेन है, और यहाँ से सिंगरौली जाने वाली भी सभी 6 सीटें बुक हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है। और ये हमारे इस विंध्य के इलाके को प्रदेश से जोड़ेगा, और आने वाले दिनों में वायु सेवा के माध्यम से हमारा क्षेत्र तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा। नहीं, पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं हमारे मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे विंध्यवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात करी है। इसमें हमारा महाकौशल और जबलपुर, रीवा और सिंगरौली तीनों को जोड़ने का काम भोपाल से हमारी राजधानी से किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे इस विंध्य क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, और हमारे क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर एक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा है। हमारा एयरपोर्ट भी अब बहुत जल्दी बनकर के तैयार होगा, तो आगे भी मैं आशा करता हूँ कि और भी अच्छी फ्लाइट्स हमको यहाँ पर प्राप्त होंगी। मोहन सरकार के एमपी में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के शुभारंभ से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। इन शहरों में 2 एयरक्राफ्ट उड़ेंगे। शुरुआती 30 दिन तक तो 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश देखिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश में कर दी है। चलिए सबसे पहले समझाते हैं कि आखिर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे, और देखिए कि पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का मकसद ही यही है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, बेहतर एयर कनेक्टिविटी की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिए पहुंच सके। रियायती दरों पर होगा सफर, और किस तरीके से सफर को बेहतर किया जा सके इसकी भी कोशिश करने की कोशिश की गई है। सरकार दे रही है 50% सब्सिडी। तो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा क्या है, बेहतर तरीके से समझ लीजिए। शुरुआत के 1 महीने तक सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 1 महीने तक 50% की सब्सिडी रहने वाली है। मध्य प्रदेश के शहर जुड़ने वाले हैं, जो कि 8 ऐसे शहर होंगे जो इससे जुड़ेंगे, और पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार हम देख रहे हैं। जब पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, और उसी गति में आगे भी काम किया जा रहा है। वो कौन कौन से शहर है देख लीजिए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो। यहाँ पर हवाई सेवा कनेक्टिविटी दी जाएगी कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और इस व्यवस्था को बेहतर किया जा सके।
शेड्यूल क्या रहने वाला है ये भी आपको बता देते हैं। फ्लाइट्स का शेड्यूल समझाने की कोशिश है। सोमवार को 12 उड़ानें भरी जाएगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और रीवा की फ्लाइट रहने वाली है। कौन कौन सी फ्लाइट रहने वाली है वो भी विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। मंगलवार को 12 फ्लाइट उड़ेंगी जो कि उज्जैन, ग्वालियर के लिए भी फ्लाइट्स रहेंगी, यानी अब सफर करना बेहद आसान देखा जा रहा है। तो बुधवार को 9 फ्लाइट्स रहेंगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के लिए फ्लाइट होगी, यानी आप देखिए अब अगर आप सफर करना चाहते हैं, हवाई कनेक्टिविटी चाहते हैं और कहीं जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। गुरुवार को 12 फ्लाइट्स रहने वाली हैं जो कि एक रीवा, सिंगरौली के लिए भी फ्लाइट रहेगी। तो किस तरीके से पर्यटन और लोग समय पर पहुंच सके इसको भी ध्यान में रखा गया। शुक्रवार भी देख लीजिए 6 फ्लाइट रहने वाली है जहां पर रीवा, सिंगरौली के लिए फ्लाइट उस दिन भी देखने को मिलेगी। तो शनिवार की बात कर लेते हैं। शनिवार को 2 उड़ानें रहेंगी। भोपाल, ग्वालियर के लिए फ्लाइट रहने वाली है। तो विस्तार से हम आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस दिन कौन सी फ्लाइट रहेगी। रविवार को 6 उड़ानें रहेंगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन के लिए फ्लाइट रहेगी, यानी अगर आप मध्य प्रदेश आना चाहते हैं या मध्य प्रदेश की किसी जगह पहुंचना चाहते हैं तो अब आप आसानी से इस योजना के तहत पहुंच पाएंगे। तो चलिए, ये तो आपने समझ लिया कि ये सेवा क्या है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहरों को जोड़ा गया, ये भी हमने आपको विस्तार से बता दिया। और अब इतना कुछ जान लिया आपने तो जान लीजिए कि इनका शेड्यूल क्या है। वो आप समझ चुके होंगे कि किस दिन कितनी फ्लाइट रहेंगी, हमने आपको विस्तार से बताया है। और इसी के साथ अब छिंदवाड़ा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा वो जगह जहाँ की चर्चा भी लगातार जारी रही है और जहाँ के एक जवान ने आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी है। आज छिंदवाड़ा में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। कई बड़े दिग्गज उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सब कुछ विस्तार से देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद जवान कबीर दास उइके का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद कबीर दास को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिस तिरंगे से ढककर कबीर की पार्थिव देह लाई गई, वो तिरंगा उनके परिजनों को भेंट किया गया। इसके बाद आदिवासी परंपरा के अनुसार कबीर की पार्थिव देह को उनके घर के पीछे खेत में दफनाया गया, जहां उनका स्मारक बनाया जाएगा। इस बीच नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू और कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके भी मौजूद रही। आज अमर शहीद कबीर दास उइके ने जिस तरीके से जम्मू के आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं, आज उनके राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पे हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में मैं संपतिया उइके यहाँ पे उपस्थित हूँ। ऐसे वज्र जैसे, इस पहाड़ जैसे दुख को सहने की ईश्वर उनको क्षमता दे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनको मोक्ष प्रदान करे। छिंदवाड़े का बेटा कबीरदास आज भारत माता की सेवा करते हुए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। मैं उन्हें अपनी ओर से और जिले के एक नागरिक की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सभी छिंदवाड़ा वासियों के लिए और देश के लिए यह बड़ी दुखद घटना है। 1 महीने के अंदर छिंदवाड़े के दूसरे बेटे ने भारत माता को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके पहले शहीद कबीर दास उइके के पार्थिव देह पहले हवाई मार्ग से गुरुवार सुबह नागपुर लाया गया और फिर वहां से सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव पुलपुल डोह ले जाया गया। शहीद कबीर के अंतिम यात्रा के दर्शन के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहा। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसमें छिंदवाड़ा जिले के पुलपुल डोह के कबीर दास जो जवान वहां पर 2011 से पदस्थ थे, उनकी गोली लगने से निधन हो गया है। मैं आपको बता दूं कि परसों के दिन जो घटना घटी उससे बड़ा पूरा जिला बड़ा शोक की लहर है और छिंदवाड़ा जिले में यह दूसरा मौका है जो शहादत हुई है छिंदवाड़ा जिले से। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ मुकेश तिवारी, विस्तार न्यूज। बता दें कि मंगलवार रात करीब 8 बजे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सैदा खुला गांव में आतंकी हमला हुआ था, जहां सीआरपीएफ के कांस्टेबल
कबीरदास गोली लगने से घायल हो गए थे और फिर बुधवार सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। तो चलिए अब बात करेंगे प्रदेश के शिक्षकों की, जिन्होंने आज राजधानी भोपाल में धरना दिया है और जमकर प्रदर्शन भी किया। आखिर क्यों प्रदेश के शिक्षकों को प्रदर्शन करना पड़ा और कहां ये प्रदर्शन हुआ, सब कुछ इस रिपोर्ट में देख लीजिए, फिर इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक वर्ग 1 के तहत चयनित अभ्यर्थियों ने गुरुवार को राजधानी भोपाल में हल्ला बोला। उन्होंने लंबे समय से टाली जा रही अपनी ज्वाइनिंग को लेकर प्रदर्शन किया। वो राज्य सरकार का ध्यान खींचना चाहते थे, लेकिन जब सरकार ने उनकी इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो अभ्यर्थियों ने राजधानी भोपाल आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुबह करीब 11 बजे संविदा शिक्षक वर्ग 1 के इन अभ्यर्थियों ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यालय के सामने धरना दिया और प्रदर्शन किया, जहां पर अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि सरकार चाहे हमें जेल में डाल दे, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। सर, हमारे यहाँ अगर पद नहीं है तो अतिथि का पद क्यों निकालते? 5 साल बाद पद आया, वो भी हमारे लिए फेस 5,000 में से कैटेगरी वाइज डिवाइड। हमारे लिए कोई पद नहीं है। अतिथियों के लिए नई नई वैकेंसी रोज निकाली जाती, वही हमें पद दे दिया जाए, वहीं पर हमें क्लियर कर दिया जाए, हमें वेटिंग में डाल दिए। आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो शिक्षा है उसकी इतनी बुरी स्थिति है कि वो बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सबसे पीछे आई है। तो यहाँ के 5 लाख बच्चे फेल है 10वीं और 12वीं को मिला के। तो अगर हम देखें तो उनसे पूछा गया सरकार से कि किस कारण से रिजल्ट है, तो वो आप ही लोगों को ये आंसर दे रही थी कि शिक्षकों की कमी है। जब शिक्षकों की कमी है तो हम 2-2 परीक्षा पास करके 100 में से 83 नंबर लाके बैठे हुए यहाँ पे। ये है कि हम घिराव करेंगे। मुख्यमंत्री जी अभी तक 1.5 साल से हम लोग कंटिन्यू फिर रहे हैं। हाँ, हम सीएम हाउस आएंगे, डीपीआई से होते हुए सीएम हाउस आएंगे। सीएम हाउस पे हम लोग बैठेंगे और जहाँ पुलिस हमें गिरफ्तार करे, हम मरने को तैयार है। गिरफ्तार नहीं करो, हमें तो जेल में डालो और जो जो धारा लगती हूँ वो लगाओ। बीजेपी कार्यालय पर धरना देने के बाद प्रदर्शनकारियों ने लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की रणनीति बना रहे हैं। दरअसल इससे पहले वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा में ये शिक्षक सफल हो चुके हैं। इन्हें वेटिंग में रखा गया है। शिक्षकों की मांग है कि सरकारी स्कूलों में वर्ग 1 के जो पद खाली है उनके विरुद्ध भर्तियां की जाए, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और शिक्षकों को समय पर रोजगार मिल सके और वो ओवर एज न हो। वर्ग 1 शिक्षा भर्ती 2023 में 8,720 पदों पर भर्ती होना है। इसमें 3,668 बैकलॉग के पद हैं। सभी आरक्षण को हटाने के बाद अनारक्षित कैटेगरी के 102 पद ही बचते हैं। चूंकि वर्ग 1 में शिक्षकों की भर्ती विषय अनुसार होना है, ऐसे में 102 पदों पर जब 16 विषयों में डिवाइड करें तो अनारक्षित श्रेणी के 6 से 7 लोगों को ही नौकरी मिल पाएगी। अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट में आने वाले 6 या 7 उम्मीदवार ही शिक्षक बन सकेंगे। बाकी के उम्मीदवार इस भर्ती से वैसे ही बाहर हो गए हैं। यही वजह है कि शिक्षक भर्ती में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, हमने दर्शकों को वो आवाज भी सुनाई जो शिक्षकों की नाराजगी बयां कर रही है और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। आप बात करते हैं कि शिक्षकों की संख्या बढ़ाएंगे, तो हम जब 2-2 एग्जाम फेस कर लेते उसके बाद हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? वाकई रसिका, ये बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती होती है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी जाती और वो दर दर भटकते हैं, वो परेशान होते हैं और उनको कहीं ना कहीं राजधानी आकर हल्ला बोल करना पड़ता है। उनको ये बताना पड़ता है कि वो भी इस दुनिया में है और परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं। आखिर उनकी क्या गलती है ये उनको बताया जाए। आज उसी दिशा में इन्होंने काम किया। राजधानी में पूरे प्रदेश से शिक्षक जुटे और उन्होंने हल्ला बोल किया, भाजपा कार्यालय का घेराव किया। इसके बाद उनकी रणनीति ये भी है कि लोक शिक्षण संचालनालय को घेराव करेंगे, साथ साथ में मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे। रसिका,
बिल्कुल, वो घेराव करने की बात कर रहे हैं श्याम, लेकिन लगातार हम देखते हैं ये कोई पहली दफा नहीं है जब मध्य प्रदेश में शिक्षकों की नाराजगी देखने को मिली है। खासकर संविदा शिक्षकों की नाराजगी देखने मिली है। वर्ग 1 के शिक्षक ये कह रहे हैं कि पहले भी आपने हम पर ध्यान नहीं दिया, आज भी आप हम पर ध्यान नहीं दे रहे हो और आपने वादे तो बड़े बड़े कर दिए थे। देखिए, बात यही है कि नौनिहाल पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है शिक्षकों की भर्ती की जाए। सरकार को ये समझ लेना होगा कि इतने जब खाली पद पड़े हुए हैं, आप खुद कह रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए, तो पहले से जिनकी भर्ती की है उनको नौकरी कहाँ है? उनको नौकरी नहीं है, इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है। अगर नई शिक्षा नीति देश में लागू हो गई है, मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनना है अगर शिक्षा में, तो बेहतर करना होगा, शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करनी होगी। बिल्कुल श्याम, आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश को शिक्षा की स्थिति में बेहतर करना है तो शिक्षकों की भर्ती भी जरूरी। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे शिक्षक के बीच में और जो उनकी मांग है कब तक आखिर पूरी की जाती है। तमाम जानकारी के लिए श्याम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बाद देश में दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब चिपको आंदोलन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में पेड़ों को बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। चिपको आंदोलन के जरिए पेड़ों को बचाया जा रहा है। स्थानीय लोग पेड़ों के बचाने के लिए सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि पेड़ों को बचा लीजिए। यहां तक कि लोगों का कहना है कि पेड़ों को काटना नहीं दिया जाएगा और नहीं काटने देंगे, भले ही वे खुद कट जाएं। वहीं कांग्रेस नेता अमित शर्मा का कहना है कि अगर सरकार पेड़ों को काटती है तो एनजीटी और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। क्या है पूरा मामला, विस्तार से देखिए। उन्नीस में हुए चिपको आंदोलन की घटना के बारे में आपने जरूर देखा और सुना होगा। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रैनी गांव में 1973 में आंदोलन शुरू हुआ। तब उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। पेड़ों को कटाने से बचाने के लिए महिलाओं ने पेड़ों से चिपटकर उन्हें गले लगाया था ताकि कोई पेड़ काटने आए तो रुक जाए। कुछ इसी तरह का आंदोलन का रूप भोपाल में भी दिखाई दे रहा है। भोपाल के शिवाजी नगर और तुलसी नगर में मंत्रियों और विधायकों के बंगले बनाने के लिए पेड़ों के काटने का विरोध बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। देश में पहली बार चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था और अब राजधानी भोपाल में हो रहा है। यहाँ के रहवासी पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कर रहे हैं और चिपको आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनके हरियाली का सवाल है। यहाँ पे तमाम सारे रहवासी हैं। सरकार ने एक फैसला किया है कि पेड़ों को काटा जाएगा। आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। जी, एक्चुअली सरकार की जो स्कीम है ये टोटली गलत है। विधायकों के, मंत्रियों के इतने घर हैं एमपी में, इतने बंगलों हैं कि ज़रूरत ही नहीं है बनाने की। और आप बनाना चाहते हैं जहाँ पे खाली जगह है वहाँ बनाइए। आप हमारा पर्यावरण क्यों ख़राब कर रहे हैं? हमारे पेड़ क्यों काट रहे हैं? देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, आप इसे क्यों काटना चाहते हैं? भोपाल में जगह की कमी है क्या? बंगलों की कमी आप खुद देखिए। और ये हमारा आंदोलन ही है, ये हर जितने भी भोपाल वासी हैं इन सबका आंदोलन होना चाहिए। हर किसी को हमसे कनेक्ट होना चाहिए। हरियाली खत्म नहीं होनी चाहिए। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ लाइन चल रही है। भोपाल का सबसे कोर एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन बेल्ट है। बिल्कुल, ये एरिया जो भी है न्यू भोपाल है, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन है। पहले यहाँ से माता मंदिर भी जहाँ स्मार्ट सिटी बनाई वो भी हुआ करता था, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे सारे पेड़ काट दिए गए। क्या है आज वहाँ पे? आप वहाँ बना लीजिए ना। और मैं तो कहती बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे बंगलों हैं, आप देखिए 74 बंगलों है, 4 इमली है और ईदगाह है, 45 बंगले हैं, इतने खाली पड़े हैं। आप एक बार सर्च कीजिए जाके वहाँ पे। ये तो उनका एक प्रोजेक्ट बना लिया, ये उन्हें बहुत अच्छी जगह दिखी, यहाँ पेड़ हटा दिए जाएं और पेड़ कभी लगाए नहीं जा सकते हैं। आपने स्मार्ट सिटी से इतने सारे ट्रांसप्लांट की बात की है, ट्रांसप्लांट कर दिए जाएंगे। प्लेन जो पेड़ है एक से दूसरी जगह लेकर जाए। पेड़ों का कहाँ ट्रांसप्लांट होता? कहीं नहीं होता, इनको कहाँ करेंगे? स्मार्ट सिटी के इतने सारे कहाँ गए पेड़? उसकी भी यही बात हुई थी। एक भी लगे हैं आज आपने देखा? एक भी आपने पाम प्लांट लगा दिए, वो 100 प्लांट हैं, वो ऑक्सीजन नहीं देते हैं। ये जो हमारे पेड़ हैं, जो हमारे पूर्वजों ने लगाए, ये ऑक्सीजन देते हैं। पाम प्लेट 100 वाले जो प्लांट होते हैं वो कभी ऑक्सीजन नहीं देते हैं। अब वहाँ से निकलिए, कितनी धूप होती है। जो पहले पेड़ थे वहाँ लगे हुए थे स्मार्ट सिटी में, आम के, जामुन के, बरगद, पीपल, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो आप ऐसे पेड़ क्यों काटना चाहते हैं? और यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है बंगलों बनने की। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग 5 नंबर स्टॉप स्थित श्री राम मंदिर प्रांगण में जुटे। पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। शासन प्रशासन के इस निर्णय का विरोध किया गया। महिलाओं ने कहा कि जिन आम, पीपल, नीम, जामुन, बरगद के पेड़ों को हमारे बुजुर्गों ने लगाया उन्हें हम कटने नहीं देंगे। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए महिलाओं के इस प्रदर्शन में कांग्रेस भी साथ रही। महिलाएं पेड़ों से चिपकी रही और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहा। क्यों हो रहा है विरोध, अब आप ये भी जान लीजिए।
तुलसी नगर और शिवाजी नगर में निर्माण होना है। 297 एकड़ जमीन पर 2378 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें मंत्रियों और विधायकों के आवास बनाए जाने हैं। 30 बंगले और विधायकों के फ्लैट यहां पर बनाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए 29,000 पेड़ काटने पड़ेंगे। आप लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू किया है, देश में पहली बार उत्तराखंड में शुरू हुआ था और आज राजधानी में शुरू किया जा रहा है। चिपको आंदोलन जरूरी है, कहीं हम ये नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ के पेड़ कट जाएंगे और हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं, पूर्वज रहे, हमें बिल्कुल नहीं, हम कट जाएंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे। तमाम रहवासी हैं जो सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पेड़ कटने नहीं दिया जाएगा, भले ही वो खुद कट जाए। कैमरामैन राकेश माकोरिया के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज भोपाल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।